हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपनी 3 चैप्टर पार्ट 1 के कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपने लास्ट चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो ये बताता है हमें कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है डिमांड से। कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। और ये हमने किस में पढ़ा था? नॉर्मल गुड्स में। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अगर हम इसके मीनिंग को समझे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनेबल अस टू नो द रिलेटिव चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये हमें ये बताती है कि चेंज इन डिमांड जो है किस वजह से होती है, चेंज इन प्राइस की वजह से होती है, बट कितनी होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस जो होता है वो क्या होता है, डिमांड से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, बट लेकिन इसमें हमें ये बताता है कि जो चेंज होता है इसमें डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कितना चेंज होता है एक डिमांड में अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसमें क्या बताता है? रिलेटिव चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जो कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये किसने दिया था? गिवन बाय डॉक्टर मार्शल ने। किसने दिया था? डॉक्टर मार्शल ने। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ओइंग टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब है कितना प्राइस चेंज होगा उसके हिसाब से कितनी डिमांड में चेंजेस आएगा, ये हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। कि अगर प्राइस हाई हुआ तो डिमांड कितनी लो हो जाएगी, अगर प्राइस कितनी परसेंटेज से हाई हो रहा है कि जो डिमांड है वो कितनी परसेंटेज से लो हो जाएगी, या प्राइस कितना लो होगा तो जो डिमांड है वो कितनी परसेंटेज से हाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फर्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्राइस की। दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेम से ही क्लियर हो रहा है किससे रिलेटेड होगा? इनकम से, कि इनकम का क्या इफेक्ट है डिमांड पे। और थर्ड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रॉस किससे रिलेटेड होता है? हमारे रिलेटिव गुड्स से, जिसमें हम 2 तरह की गुड्स पढ़ी थी हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। जो बाकी के फैक्टर्स हैं, फैक्टर अदर देन प्राइस, जिसमें हमने पढ़ा था इनकम लेवल हो गया, जो सब्सिट्यूट इफेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो गया, वो सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देयर इज़ अ चेंज इन डिमांड ऑल्सो। बताता है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो डेफिनेटली किस में चेंज होगा? उसकी डिमांड में भी चेंज होगा कमोडिटी की। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला है हमारा ईडी। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट करते हैं? ईडी से। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे हम इसका फार्मूला डिराइव करना भी सीखेंगे आगे चैप्टर में, बट अभी फ़िलहाल इसका हम एक फार्मूला पढ़ लेते हैं। वो फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी वर्ड क्यों लगा है बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम प्राइस से रिलेटेड बात करते हैं तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, सो फार्मूला क्या है हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका जो फार्मूला है वो है हमारा ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी। ये जो साइन है ना बेटा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, और जो ये माइनस का साइन दिया है ये बैलेंस करने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? बैलेंस करने के लिए। बट जब हम फार्मूला प्रोनाउंस करते हैं तब नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं। हम फार्मूला बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। क्लियर? यहाँ पे जो पी का मतलब है वो प्राइस है और जो क्यू का मतलब है वो क्या? हमारी क्वांटिटी। अब आगे हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो
प्राइस इलास्टिसिटी है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे नापते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड यूजिंग फॉलोइंग मैथड्स। तो 3 मैथड्स है इसको नापने के लिए। फर्स्ट है हमारा प्रपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रपोर्शनेट मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। सेकंड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर रहे हैं। और थर्ड है हमारा पॉइंट मेथड और ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं कि जो प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है डिमांड पे, कितने प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो कितनी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, पहले हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम मेथड। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड के बारे में। कौन से मेथड के बारे में? परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद मार्शल, फ्लक्स एंड रॉबिन्सन। तो किन्होंने दिया है इस मेथड को? मार्शल, फ्लक्स एंड रॉबिन्सन ने। तो पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज मेथड जो है वो सेम वही मेथड है जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने मेथड? कि ED इज इक्वल टू, ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितनी चेंजेस आते हैं ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, आगे हम इसको ड्राइव करना सीखेंगे पूरे फॉर्मूले को, कि पूरा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो देखो बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड अपॉन में ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। तो ये चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है जो ओरिजिनल डिमांड में चेंज आया। मान के चल रहे हैं कि शुरू में हम किसी क्वांटिटी को 5 यूनिट्स परचेज़ करते थे, ठीक है, और अब हम उस क्वांटिटी को कितना परचेज़ कर रहे हैं? अब हम उस क्वांटिटी को परचेज़ कर रहे हैं 7 यूनिट। तो कितना चेंजेस आया? 2 यूनिट्स का। तो जो चेंज इन डिमांड है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स अपॉन में ओरिजिनल डिमांड कितनी थी हमारी? 5 यूनिट्स इनटू में 100। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड का। अगर हम सेम बात करें तो परसेंटेज इन प्राइस में भी यही बात होती है, चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100। तो चेंज इन प्राइस मान के चल रहे हैं पहले किसी क्वांटिटी का जो प्राइस था वो कितना? 10, ठीक है, वो तो हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस। अब मान के चल रहे हैं जो प्राइस हो गया वो है 15, ठीक है, अब कितना हो गया प्राइस? 15। तो जो चेंज इन प्राइस हो वो कितना हुआ? 5 रुपीज़ का। तो जो ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5, नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? 5 अपॉन में 10, ठीक है, इनटू 100। ये हमारी हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? अब फॉर्मूला देख लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू, माइनस का साइन सेम रहेगा, मैंने आपको बताया, चेंज इन डिमांड अपॉन में ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस। अब क्योंकि दोनों साइड ही इनटू 100 है तो 100 से 100 कट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अब हमारे पास क्या बचेगा? चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड का भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है, कि जो हमारा ओरिजिनल डिमांड थी और जो हमारी जो अब बाद में डिमांड हुई है उसमें जो चेंजेस आए। तो मैंने बताया Q1, जैसे पहले कितना था, मेरी जो डिमांड थी वो Q कितनी थी? 5 थी। मैंने आपको बताया था 5 यूनिट्स परचेज करती थी, बाद में कितने करने वाली थी? 7। तो Q1 माइनस Q, तो वैल्यू कितनी आ गई थी? 2। तो ये हमारी क्या होगी? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q, यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय, अगर हम डिवाइडेड बाय की बात करें तो P1 यानी कि जो अब प्राइस है माइनस P जो इनिशियल प्राइस था डिवाइडेड बाय P। बेटा अभी ये फॉर्मूला शायद हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा है, थोड़ा टफ लग रहा, बट अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर अब इस फॉर्मूले को डिराइव करें हम, तो माइनस का साइन तो वैसे ही रहेगा। Q1 माइनस Q क्या होता है हमारा? डेल्टा Q। क्या होता है हमारा? डेल्टा Q, जिसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अपॉन में Q क्या है हमारी? ओरिजिनल क्वांटिटी। ऐसे P1 माइनस P हमारा क्या है? डेल्टा P, और अपॉन में P क्या है हमारा? ओरिजिनल प्राइस। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है? डेल्टा Q अपॉन Q इनटू में P अपॉन डेल्टा P। अब हम डेल्टा Q के नीचे Q P लिख सकते हैं, तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P हो जाएगा, और P अपॉन Q है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इनवर्स का साइन लगा के, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू में P अपॉन Q।
अब एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको, इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि फॉर्मूला कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ओल्ड प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज़ ₹20 कि मान के चल रहे हैं कि प्राइस क्या था कॉमोडिटी का ₹20 एंड डिमांड इज़ 60 यूनिट। डिमांड कितनी है 60, जब प्राइस 20 है तो डिमांड 60 यूनिट्स है। एंड इफ़ द डिमांड फॉर कॉमोडिटी फॉल्स बाय 50% आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 50% इन प्राइस। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले मेरा प्राइस था किसी कॉमोडिटी का 20 रुपये, तो मैं 60 यूनिट परचेज़ करती थी। अब क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है 50% से, प्राइस क्या हो गया 50% बढ़ गया है, तो जो उसकी डिमांड है वो 50% कम हो गई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ तो हैं, जैसे पी कितना है हमारा, प्राइस है हमारा ₹20। P1 क्या है, जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस कितना निकलेगा हमारा 20% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ₹10 इंक्रीज़ हो गए। 20 का 50% कितना होता है ₹10। तो जो मेरा न्यू प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा ₹30। P1 मेरा 30 हो गया। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी होता है P1 माइनस पी। तो डेल्टा पी कितना आ गया मेरा ₹10। क्लियर, फिर से बता देती हूँ। मेरा जो पुराना प्राइस था वो था 20 रुपये, जो मेरा नया प्राइस है वो है 30 रुपये, क्योंकि 50% इंक्रीज़ हो गया। 20 रुपये का 50% कितना होता है 10, तो मेरा जो न्यू प्राइस आ गया वो आ गया 30 रुपये। तो डेल्टा पी क्या होता है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो कितना आ गया ₹10। सेम हम किस में यूज़ करेंगे, क्वांटिटी में। पहले मेरी क्वांटिटी थी 60 यूनिट्स, अब मेरी क्वांटिटी Q1 कितनी हो गई 50% से डिक्रीज़ हो गई है। तो 60 में से जब मैं 30 माइनस करूँगी तो मेरी जो न्यू क्वांटिटी आएगी कितनी आएगी 30, बट किस में आएगी, Q1 मेरी 30 हो गई। तो अगर डेल्टा Q निकालें तो फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q, है ना। तो Q1 मेरा 30 है यानी कि कम है, जबकि Q मेरा ज़्यादा है 60 है, यानी कि मेरा फॉलिंग क्वांटिटी हो गया। अब मैं क्वांटिटी कम परचेज़ कर रही हूँ, तो जो मेरी वैल्यू आएगी क्वांटिटी की वो कितने क्या आएगी माइनस में 30। ठीक है, अब पता चलेगा आपको कि हम इसमें माइनस का साइन क्यों लगाते हैं। तो देखो बेटा, फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। तो देखो बेटा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तभी हम इसमें माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों लगाता है, क्योंकि मेरी जो अब वैल्यू है वो कम है ना। मेरी क्वांटिटी पहले 60 थी, अब 30 हो गई है, तो वैल्यू कम हो गई है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब वैल्यू क्या रह जाएगी 30/10 इंटू 20/60। बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो वैल्यूज़ निकाली है उनको पुट किया है। तो मेरा फॉर्मूले में 30/10 इंटू 20/60, या तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो मैंने कैसे किया है, इसको इससे काट दिया तो 2 आ गया, इसको इससे काट दिया तो 2 आ गया, 2 को 2 से काट दिया तो 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी कितनी आ गई 1। ठीक है, तो बेटा देखो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ वैल्यूज़ निकाली है और फिर वैल्यूज़ निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अभी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट जब आप अपनी बुक की प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, और आप जब ये मेथड देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आए, आप इसको लाइक करें और आप इसे अच्छे से समझ के नोट्स बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।